हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है 16 जुलाई 2021 का आर्टिकल। तो आज हम इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी और अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको कवर करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है क्रिप्टो गेमिक, यहाँ पे मेमिक लिख किया है, ये ग्रेमिक है ना। क्रिप्टोग्रामिक गार्डन, क्रिप्टोग्रामिक गार्डन सबसे पहला भारत में कहाँ स्टेब्लिश किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर क्रिप्टोग्रामिक का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्रामिक वास्तव में पादप समुदाय का टाइप होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर पादप का क्या मतलब होता है? पादप का मतलब होता है पौधा, ठीक है। प्रश्न उठता है कि इसका क्या मतलब? तो पादप समुदाय आपने देखे होंगे दो पार्ट्स में होते हैं। एक वो पादप समुदाय जिसमें बीज होते हैं, एक वो पादप समुदाय जिसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है। जिसमें बीज नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम, ठीक है। यानी कि बीज रहित पौधों का जो गार्डन बनाया गया उसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेमिक गार्डन। आपसे पूछेगा नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो होता है जो बीज वाले, उनको बोलते हैं फेनरोगेम। क्लियर? इतनी बातें समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बीज वाले इनको पौधे बोलते हैं, ठीक है। फेनरोगेम को ही वास्तव में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें दो पार्ट कौन कौन से आते हैं? एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एजियोस्पर्म, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना है, ये बॉटनिकल गार्डन आप लोगों ने अगर बॉटनी पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड है। यहाँ मैं साइंस आपको नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो आपके बारे में आती भी नहीं तो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए क्रिप्टोगेम का मतलब क्या होता है। बीज रहित पौधों की बात की जाती है। इनमें जो दो पौधे काफ़ी फेमस हैं जिनमें बीज नहीं होता है वो हैं लाइकेन और कवाकाप के, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अगला हमारा आर्टिकल है भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम का आर्टिकल वास्तव में इंडियन एक्सप्रेस में आया था संबंध को लेकर, बट आपसे वो तो मेंस की बात हो गई, रिलेशन को आईआर को लेकर। इंपॉर्टेंट प्रीलिम की दृष्टि से हो जाता है इसकी लोकेशन, ठीक है। युद्ध अभ्यास के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पता हो कि हाँ विनबेक्स, इनवीपियन और बिलात, ये तीन एक्सरसाइज होती हैं भारत की वियतनाम के साथ में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। याद यहाँ पे जो रखना है वो है वियतनाम की लोकेशन। तो एक बार हम आपको मैप में वियतनाम की लोकेशन दिखा देते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से जब हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर गए तो हमको मिलता है थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या वियतनाम की सीमा थाईलैंड से लगती है? तो नहीं लगती है। आप देख रहे हैं वियतनाम की सीमा थाईलैंड से नहीं लगती है, क्योंकि ये थाईलैंड है आपका, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ ये आपका यहाँ पे थाईलैंड आपको मिल गया, ठीक है। ये आपका वियतनाम, ये कंबोडिया। तो कंबोडिया से थाईलैंड की लगती है, ना कि वियतनाम से। और ये देखो वियतनाम ऊपर तक गया हुआ है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए लाओस के बारे में। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसकी सीमा बंद हो गई, यहाँ से इसकी सीमा बंद हो गई। तो ये बातें आपको याद आ रही हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार होता है क्या है कि हमको पता नहीं होता है तो हम कुछ भी लिखाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात है, वो क्या कि जो वियतनाम है इसकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। और साउथ चाइना सी में काफ़ी सारे आइलैंड हैं, जैसे पार्सल आइलैंड, स्प्रॉटली आइलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्सल आइलैंड कहाँ पे है और स्प्रॉटली आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता चल गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। जब हम आपको गंगा मेकोंग समझौता या गंगा मेकोंग परियोजना पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम एक बार फिर से वियतनाम का जिक्र करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपको यहाँ यही रखना है कि थाईलैंड से वियतनाम की सीमा नहीं लगती, म्यांमार से वियतनाम की सीमा नहीं लगती। वियतनाम की सीमा केवल और केवल लाओस, कंबोडिया और चाइना से लगती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे एक दो मैप के और देख लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ थाईलैंड आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। यहाँ पे एक क्रा कैनल है, क्लियर, जो अंडमान सागर और गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ती है, ठीक है। ये है मलक्का स्ट्रेट यहाँ पे,
जो दोनों को अलग करती है। और यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान निकोबार से जावा नजदीक में है कि सुमात्रा नजदीक में है, ठीक है। तो जावा पहले नाम आता है इसलिए हमको लगता है जावा होगा, जबकि है क्या हमारा सुमात्रा, जावा हमारा बाद में आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना। ये इंडोनेशिया, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, बाकी आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने देख ली। अगला है हमारा सरकारी प्रतिभूति, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लास्ट ईयर हमने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, हालांकि श्री आईएएस एकेडमी तो 1 जनवरी 2021 से आई है, लेकिन लास्ट टाइम हमने कई सारे बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया था, तो उनको हमने जो नोट्स दिया था, आप में भी कई बच्चों ने इकोनॉमी का इस बार का नोट्स देखा होगा हमारा, वो पुराना वाला ही नोट्स है और उससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था ट्रेजरी बिल को लेकर, डेटेड सिक्योरिटीज को लेकर, जीरो कूपन बॉन्ड को लेकर, ठीक है। उसमें जो भी कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं उस पर भी क्वेश्चन आया था। तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे इसी टॉपिक से। तो इस एक बार हम फिर से इस टॉपिक को पढ़ा देते हैं आपको, ताकि बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं। बाकी अगर आपको इससे डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारी इकोनॉमी की बुक सीरीज को देख लें, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल को कवर कराया है, ठीक है। सरकारी प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति वास्तव में होती क्या, बेसिक शब्दों में समझो। आपके घर में आपके पिताजी जब जमीन खरीदते हैं तो उनको एक स्टैम्प पैसे लेना होता है, इसमें 100 रुपये लिखे होते हैं। हालांकि उस 100 रुपये वाला स्टैम्प वो नहीं लेंगे, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 वाला खरीदेंगे जैसी जमीन की कीमत होगी, और इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा। इसी को बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, इसी को बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति। यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं। व्यापार योग्य का मतलब क्या है कि जब ये सरकारी प्रतिभूति जारी की जाती है तो पहले तो इसमें कुछ नहीं लिखा होता ना, केवल 10,000 रुपये छपे होते हैं। तो इस 10,000 रुपये को ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट भारत सरकार के पास जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कई सारे लोग अपनी अपनी दुकानें खोले हुए हैं और वो इन्हीं सिक्योरिटीज़ को बेचा करते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यापार योग्य साधन है, आप किसी को भी बेच सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कई प्रकार की होती हैं, उन प्रकार को हम एक बार समझ लेते हैं, तब आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम चाहते तो सरकारी प्रतिभूति बता के पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करा देते हैं, लेकिन वही बात है ना, श्री आईएएस एकेडमी कुछ अद्भुत करे तभी तो अच्छा है, वरना क्या फ़ायदा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हम बात बताना चाहते हैं कि आपने 2 नाम सुने हैं, एक बिल और एक बॉन्ड। इतनी बातें समझ गए। ये वास्तव में दोनों के दोनों ऋण पत्र होते हैं, यानी कि उधारी लेने वाले पत्र, और ये दोनों के दोनों सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। इतनी बातें समझ गए। बॉन्ड और बिल सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। शेयर जो होता है वो कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा शेयर नहीं जारी किया जाता, सरकार बिल या बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान दिए। बिल जो होता है वो 1 वर्ष से कम की उधारी के लिए होता है, यानी कि हम भाई साहब आपका पैसा 1 वर्ष में लौटा देंगे, इसके लिए आप बिल खरीदते हैं। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बॉन्ड खरीदते हैं। इतनी बातें आप समझ गए कि अगर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए हमें ऋण लेना है, उधारी लेनी है, तो उसको बॉन्ड में कहेंगे, 1 वर्ष से कम के लिए हम बिल में कहेंगे। अब इसमें भी कई प्रकार के डिफरेंस हैं। बिल की अगर बात करें तो एक होता है ट्रेजरी बिल और एक होता है डेटेड सिक्योरिटीज बिल, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है हमें, और जब इनके अंतर को समझ जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताएं। केंद्र सरकार जो होती है वो ट्रेजरी बिल व बॉन्ड दोनों जारी करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो केवल बॉन्ड जारी करती हैं या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं। दिनांकित प्रतिभूतियों का मतलब होता है डेटेड सिक्योरिटीज, अभी इनको भी बताएंगे, ठीक है। इन्हें राज्य विकास ऋण कहते हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि गिल्ट एडेड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो हम इनको आपको बेसिक रूप से पहले समझा देते हैं, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। देखिए, ट्रेजरी जो बिल होता है वो छूट पर खरीदे जाते हैं। मान लीजिए ट्रेजरी बिल में 10,000 रुपये लिखे हैं, सरकार ने 10,000 रुपये लिख कर दिए, तो सरकार क्या करती है, इसे छूट पर बेचती है कि भाई आप 9,000 का खरीद लो हमसे। सिंपल सी बात है, भारत सरकार अगर ये कल को कह दे कि 2,000 के नोट को आप हमसे 1,500 में खरीद लो, तो आप सभी लोग खरीद लेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2,000 का नोट बाद में 2,000 का ही चलेगा। तो 1,500 में खरीद के आपको क्या मिलेगा? 500 रुपये का प्रॉफिट।
तो यही चीज सरकार करती है। क्यों करती है? मौद्रिक नीति के लिए, राजकोषीय नीति के लिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ इतना नहीं बता सकते क्योंकि हमें करंट भी पढ़ाना होता है, ठीक है, और वीडियो की लेंथ की भी देखना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझिए। तो इस बिल को छूट पर खरीदा जाता है। अब एक बात बताओ, जब छूट पर खरीदोगे तो क्या इंटरेस्ट भी दोगे? क्या सरकार ब्याज भी देगी? क्या दोनों तरह के नफे नहीं दे सकती, तो इसलिए इसमें ब्याज नहीं मिलता है। और जबकि जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनकी खास बात क्या होती है कि उसमें 10,000 रुपये लिखे हैं तो वो 10,000 रुपये के ही आपको मिलेंगे। बस अंतर ये होगा कि इसमें सरकार आपको 3 से 4% या 7% ब्याज पे करेगी, जैसे बैंकें आपको देती हैं पैसा जमा करने पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका पैसा सरकार के पास चला जाता है और सरकार को जो काम करने होते हैं सरकार वो काम कर पाती है आपके पैसे के माध्यम से। इतनी अंतर समझ गए कि ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज में क्या अंतर होता है। अब इसी को, ये दोनों के दोनों 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए हैं, ठीक है। अब हम इसी को देखते हैं 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड और ट्रेजरी बिल एक ही हैं, अंतर बस इतना है, ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम के लिए है और जीरो कूपन बॉन्ड 1 वर्ष से अधिक के लिए है। सेम टू सेम है, यानी कि ये भी छूट पर खरीदा जाएगा, इस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए तीसरा इसी में क्या है, गिल्ट एजेड प्रतिभूतियां। ये क्या है? ये भी 1 वर्ष के लिए हैं और ये डेटेड सिक्योरिटीज के समान है। क्या होगा इसमें अगर डेटेड सिक्योरिटीज के समान है? क्या इनको छूट पर दिया जाएगा? नहीं। क्या इन पर ब्याज मिलेगा? हाँ, इन पर ब्याज मिलेगा। तो इतनी बातें आप समझ गए मोटे तौर पर। नहीं समझे फिर से बता दे रहे, ट्रेजरी बिल जो होता है उसमें छूट पर मिलता है और उसमें ब्याज नहीं मिलता। डेटेड सिक्योरिटीज जो हैं वो छूट पर नहीं मिलते, उन पर ब्याज मिलता है, लेकिन ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड होता तो ट्रेजरी बिल के समान है, यानी कि इसको भी छूट पर दिया जाता है, इस पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन ये 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है। गिल्ट एजेड जो प्रतिभूतियां हैं या सिक्योरिटीज हैं वो डेटेड सिक्योरिटीज की तरह होती हैं, लेकिन बस अंतर ये है कि डेटेड सिक्योरिटीज जो हैं वो 1 वर्ष से कम के लिए हैं और गिल्ट एजेड 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। ठीक है, ना समझ में आया वीडियो को पॉज करें, फिर भी ना समझ में आया हो हमारी इकोनॉमी की बुक सीरीज देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी मन ना करे तो 15 अगस्त तक रुक जाएं। 15 अगस्त 2021 से देश जब आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा होगा तो श्री IAS एकेडमी लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज स्टार्ट करेगी, जो कि आपकी प्रीलिम की तैयारी को बेहतरीन बनाएगी। ठीक है, देख लेते हैं गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं। ये सरकार और बड़े निगमों का मतलब जैसे BPCL हो गया, ठीक है, बड़े निगम का मतलब जैसे एयर इंडिया हो गया, जैसे भेल हो गई, सेल हो गई, ठीक है, इनके द्वारा जो उधार ली गई निधि है उसके साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। अब एक बात आपने कई बार और सुनी होगी कि प्राथमिक बाजार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है। प्राथमिक बाजार वो बाजार होते हैं जहाँ पे पहली बार प्रतिभूतियां बनाई जाती हैं। वाकई में ये जो बाजार होता है, ये कंपनियां जो होती है ना पहली बार अपने जो शेयर निकालती हैं उसको कहते हैं प्राथमिक बाजार। द्वितीयक बाजार उनको कहते हैं जहाँ पे ये शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। और द्वितीयक बाजार का ही एक सबसे बड़ा उपागम है शेयर मार्केट। जिसको ये ना समझ में आ रहा हो शेयर मार्केट, द्वितीयक बाजार, इकोनॉमी की बुक सीरीज देख ले जाके, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने इन चीज़ों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। चलिए अब है हमारा अगला आर्टिकल, राइट टू रिपेयर आंदोलन। राइट टू रिपेयर आंदोलन वास्तव में 1950 के दशक का आंदोलन है, लेकिन हाल ही में फिर से शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल के उपकरण होते हैं, इन उपकरणों को हम रिपेयर कर सकें, नज़दीकी दुकान में जाकर इसका रिपेयरमेंट करवा सकें, इस चीज़ को लेकर मूवमेंट की जा रही। आपको लग रहा होगा सर नहीं समझ में आया। जैसे छोटी सी बात, आप अमेजोन से कोई चीज़ परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारे सर्विस सेंटर में इसको भेजिए। और सर्विस सेंटर में अगर भेजेंगे तो ही गारंटी है, वहाँ अगर कहीं और भेजेंगे तो नहीं गारंटी है। ठीक है, और सर्विस सेंटर में गारंटी अगर आपकी समाप्त हो गई तो आपका नहीं सुधरेगा तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इतनी दूर थोड़ा ना जा सकते हैं। आप गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप शहर में 50 किलोमीटर नहीं जा सकते, तो आप क्या करते हैं, उस सामान को वेस्ट में फेंक देते हैं
कि चलो इसको यूज नहीं करेंगे, दूसरा नया मंगा लेते हैं। तो ये जो वेस्ट में पड़ा है, इस चीज को लेकर मूवमेंट हो रही है कि भाई ये वेस्ट में क्यों पड़ा है। आप ये काम करो, ये सर्विस सेंटर जगह जगह पर खोलो, उस गांव में भी एक सर्विस सेंटर खोलो, ताकि ये व्यक्ति अपने नजदीकी दुकान में जाकर अपना ये वाला मोबाइल सुधरवा सके। अब सोचो, जब ये सुधरवाएगा तो फिर पुराना नहीं, नया नहीं खरीदेगा ना। तो इसीलिए तो ये सर्विस सेंटर दूर रखे हैं कि आप वाला फेंक दो, नया फिर जो हमारा नया आया उसको ले लो। इसी चीज को ये आंदोलन हुआ है। आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए, सामान्य तौर पर यही पूछ लेगा कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ई कचरे को रोकने से। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, जब ई कचरा हमने आपको दिया है मेंस में, तो आप समझ गए कि हमें सजेशन में राइट टू रिपेयर मूवमेंट का भी उल्लेख कर देना है। बाकी ये डिटेल में हमने आपको दे दिया है, जिसको पढ़ना हो पढ़ लो। पढ़ के एक बार बता देते हैं। एक ऐसा अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना, उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, या इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। अब इतना डिटेल पढ़ाता आपको समझ में ही ना आता। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है हमारा आकाशीय बिजली। आपने अभी देखा होगा कि बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्यों में अभी बारिश होने के कारण, मानसून के कारण आकाशीय बिजली से काफ़ी ज़्यादा लोगों का देहांत हो गया, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेचुरल फेनोमेना के कारण अगर सबसे ज़्यादा पर्सन की मौत होती है तो उसका सबसे बड़ा योगदान आकाशीय बिजली का है। यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर लोगों की मौतों की संख्या की अगर हम बात करें किस कारण से सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें आकाशीय बिजली अपना एक अहम रोल प्ले करती है। तो प्रश्न उठता है कि आकाशीय बिजली होती क्या है, बनती कैसे है, डिटेल में बता दो ना। तो हम बिल्कुल कहानी की तरह आपको बताएंगे और आपको बस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। साइंस का ये पोर्शन है। साइंस अगर आपने पढ़ी होती, फिजिक्स, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम बता देंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि वातावरण में विद्युत के आवेश, तीव्र प्रवाह, बड़े पैमाने पर उनके निर्वहन होता है। होता क्या है कि कई बार जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें ऑलरेडी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विद्युत आवेश के रूप में काम करते हैं। प्रश्न उठता है कैसे काम करते हैं। तो काम ये इस तरीके से करते हैं, जब हमारे यहाँ जो जलवाष्प है, जो जल है वो गर्म होता है, तो गर्म होकर ऊपर जाता है। ऊपर जब जाता है तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल धुआं के कण होते हैं। तो ये धूल धुआं के जो कण होते हैं, ये क्या करते हैं, इस जल के साथ में चिपक जाते हैं। और जब जल के साथ में चिपक जाते हैं तो चिपकने के बाद क्या होता है, जल जो होता है वो भारी हो जाता है। तो जल की बूंदें भारी हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, इन डस्ट पार्टिकल में काफ़ी सारी महंगी धातुएं भी होती हैं, छोटी छोटी बारीक रूप में। तो ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जब काफ़ी ज़्यादा ओवरवेटेड हो जाते हैं तो ये नीचे गिरने लगते हैं। अब एक ध्यान देना, ये नीचे गिरने लगते हैं और नीचे से तो और जा ही रहे हैं ना ऊपर की ओर धीरे धीरे। तो जब ये नीचे गिरते हैं तो काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्योंकि खींच रहा होता है इनको नीचे की ओर, वेट इनका ज़्यादा हो जाता है। तो जब नीचे गिरते हैं तो नीचे वाले ऊपर आ रहे होते हैं, तो इन दोनों की आपस में टकराहट हो जाती है रास्ते में। सिंपल सा एक और एग्जांपल आपको दें, जब आप काफ़ी तेज़ी से गाड़ी से जा रहे हो या कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ तेज़ी से जा रहा हो, अगर आप उसको उंगली भी लगा देंगे तो तमाचे की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स काफ़ी तेज़ था। तो वही बात यहाँ पे, ऊपर के बादल जब नीचे के बादलों से जब टकराए, उनकी बूंदें जब आपस में टकराई, तो क्या हुआ, इनके मध्य विद्युत का आवेश प्रवाह हुआ। सिंपल सी बात है, बचपन में आपने खूब गिट्टियों के ऊपर फेंक के मारी हैं, तो उससे करंट नहीं दिखती है, बिजली नहीं दिखती है। तो एक बात बताओ, ये जब आपस में टकराए तो इससे बिजली उत्पन्न हुई, यानी कि आवेश आपस में टकराए तो इससे जलवाष्प या ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा ने क्या किया, जल की मदद से पूरे के पूरे उस क्षेत्र में छा गई। तो इसीलिए आप देखेंगे बिजली कुछ ऐसे बनती है, कड़कड़ाहट वाली। और एक और चीज ध्यान देना हमेशा कि बिजली जब बनती है तो आवाज आपको बाद में आती है, पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है, पहले बिजली की कड़कड़ाहट दिखाई पड़ती है, फिर उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। ये क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की चाल है और जो ध्वनि की चाल है, दोनों में अंतर है। प्रकाश की चाल काफी तेज है अपेक्षाकृत ध्वनि की चाल के। ठीक है, ध्वनि तो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है,
लेकिन प्रकाश की चाल इससे कई गुना तेज है, ठीक है, वो पावर में चलती है। तो ये बातें आपको पता चल गई। तो इसलिए वास्तव में यहाँ पे ये बिजली की कड़कड़ाहट होती है। अब इसको हम किताबी कीड़ा के हिसाब से समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको इतनी चीज़ें समझ में नॉर्मली आ गई, लेकिन किताबी कीड़ा भी तो पढ़ना ज़रूरी होता है। आपसे क्वेश्चन हालांकि पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा नॉर्मल सी बात है कैसे बनता है, क्योंकि कई बार आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लोग, ठीक है, कोई आपके सखाजन, मित्रजन, वो लोग पूछ देते हैं, कई बार पिताजी ही पूछ देते हैं, है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। ये बादल के ऊपरी हिस्से व निचले हिस्से के मध्य विद्युत आवेश का परिणाम है। विद्युत आवेश का मतलब होता है यही बिजली के प्रवाह को, ठीक है। इंटर क्लाउड व इंट्रा क्लाउड बिजली दृश्यमान और हानि रहित होती है। मतलब जब बादलों के अंदर ही बिजली कड़कड़ाहट होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये क्लाउड टू ग्राउंड होती है, मतलब बादलों से जमीन पर, तो काफी ज्यादा हानिकारक हो जाती है। अब प्रश्न उठता है बादलों से जमीन पर होती क्यों है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सुचालक है। इसके लिए सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए। जैसे तार, ये सुचालक है। आपका बेलन लकड़ी का, ये कुचालक है, ठीक है। प्लास्टिक की वस्तुएं कुचालक हैं, ठीक है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, ठीक है। बिजली उत्पन्न करने वाले बादल 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। लगभग -35 से -45 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बारिश की बूंदें ठंडी होती हैं। जलवाष्प है, वो बूंदें बनती हैं, बड़ी बूंदें बनती हैं, आपस में टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं, ठीक है। विद्युत स्पार्क का काम करते हैं, चिंगारियां होती हैं। जैसे आप लोग लाइटर जलाते होंगे ना, बिल्कुल वैसा ही, ठीक। गतिमान इलेक्ट्रॉन अन्य से टकराते हैं तो एक चैन बन जाती है, वो उसको टकराया, वो उससे टकराया, एक दूसरे को धक्का देते रहे तो गुस्सा तो आएगी ना फिर सबको। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपरी परत की बूंदें वो पॉजिटिव आवेश ले लेती हैं और जो निचली परत की वो नेगेटिव। तो आपको अच्छे से पता है कि बिजली प्रवाह में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आग लग जाती है, क्लियर। इसलिए आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल में भी इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं, क्लियर, कि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हवा विस्तारित होती है और आघात उत्पन्न करती है। आघात का मतलब उसको धक्का देती है, उससे टकराहट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गड़गड़ाहट की आवाज आती है। पृथ्वी क्या है? विद्युत की सुचालक है। विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से यहाँ पे हो जाता है। वेनेजुएला की जो मराकाइबो झील है, वो विश्व में सबसे अधिक वहाँ पे बिजली की घटनाएं देखी गई हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा सर मराकाइबो झील दिखा दो, आपके पास वैसे भी इतना बड़ा मैप है। तो ठीक है, हम आपको वेनेजुएला की मराकाइबो झील दिखा देते हैं। मराकाइबो, हाँ मराकाइबो लेक, देखो वेनेजुएला, ठीक है। तो ये आपका साउथ अमेरिका में हम गए। अब ये देखो, ये लेक है मराकाइबो, ठीक है, आपने देख लिया मराकाइबो, ये लेक है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व में बिजली की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो आप समझ सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो ये लेक है बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटनाएं मिलती हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर होता है जो बिजली के प्रभाव से इमारतों को बचाता है। आप आज ही अपने घर की छत पे जाना, देखना घर की छत पे पिलर लगे होते हैं, ठीक है ना, उसके सरिया के, और वो पिलर ऊपर थोड़े खुले छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिजली टकराहट होगी ना बिजली आसमान में, तो वो बिजली सीधे इस पिलर के ऊपर गिरती है, क्योंकि ये धातु है, और जो ही इससे गिरेगी तो क्योंकि ये पिलर जमीन से जुड़ा है, तुरंत ये पृथ्वी पे निकल जाएगी अंदर ही अंदर, ठीक है। तो आपका घर बच जाता है, आपके घर में नुकसान नहीं होता। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को पूरा ऊपर से सील पैक बनवाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनके यहाँ बिजली ज़्यादा गिरती है, दिक्कत आती है, फिर घर टूट जाता है, चटक जाता है घर। लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये ऊपर रॉड लगी होती, पहले बचपन में एंटीना आप देखते होंगे घरों में होता था, तो वो यही काम करता था कि वो उस लोहे की रॉड से लगा होता था, तो एंटीना से सीधे बिजली नीचे चली जाती थी। अब एक बात बताओ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इसको संबोधित किया गया था, ठीक है, कि हम इस संस्थान से लाइटनिंग कंडक्टर का एक काम करेगा, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं, ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने कहा था, ठीक। कई बार लाला लाजपत राय को भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भी कहते हैं। अगला आर्टिकल हमारा यूएपीए, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। मेंस में अभी आर्टिकल आया है 2-3 दिन से, जनसत्ता में भी आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, द हिंदू में भी था, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन ऑन एक्ट है यूएपीए। वास्तव में
चर्चा में क्यों है? हुआ क्या है कि अभी एक चर्च के पादरी हैं, फादर स्टेन स्वामी, इनकी मौत हो गई। इनको वास्तव में इसी एक्ट के अंतर्गत डिटेन किया गया, मतलब इनको रखा गया कि ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, इसलिए हमें इनकी जांच करनी है। तो इनको की जांच होने लगी, बिना जमानत के इनको रखा गया, तो इसकी मौत हो गई। तो इसलिए फिर से चर्चा में आ गया कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। वो मेंस का टॉपिक है, मेंस में जब कवर कराएंगे तो मेंस में बताएंगे। भी प्रीलिम की दृष्टि से बता दें कि ये भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है, मतलब आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए। इसमें जल्दी से जमानत किसी को नहीं मिलती। अगर कोई किसी व्यक्ति को यूएपीए के अंतर्गत लाया जाता है तो उसको जल्दी से जमानत नहीं दी जाती। 1960 के दशक में अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए आया था, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन आपने सुना होगा, ठीक है। उस समय नागालिम को लेकर असम में कई सारे राइट्स हो रहे थे, इस चीज़ को लेकर ये आंदोलन रोकने के लिए आया था, ठीक है। फादर स्टेन की मौत हो गई। बाकी आपसे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही हमें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उम्मीद है आज की आप 16 जुलाई के करंट अफेयर्स की घटनाओं को समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट कल 17 जुलाई की कुछ नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।